नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 6 तारीख, 7 और 8 तारीख की महत्वपूर्ण घटनाओं और उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। दो दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। जिनको भी असुविधा होगी उनके लिए खेद है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने 6 और 7 और 8 तीनों का कंबाइन करके यहाँ पर एक कंपोजिट लेक्चर लिया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज। हाल ही में बोल्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, यह किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? एक भारत सरकार ने बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है, किसी क्षेत्र के विकास से संबंधित, आपको वही बताना है। महिला रोजगार यानी विमेन एम्पावरमेंट, पुलिस सुधार यानी पुलिस रिफॉर्म्स, बांस की बागवानी यानी बैम्बू, जिसे बैम्बू बोल देते हैं तो बांस की बागवानी यानी बैम्बू की एग्रीकल्चर जो होती है, मत्स्य पालन यानी फिशिंग किसी से संबंधित है। तो ये सही आंसर है बांस की बागवानी यानी जो बांस की खेती की जाती है। अच्छा, ये सबसे पहले ये बताइए आप लोग, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि बांस है क्या। आपसे पूछ लिया जाए मान लो एग्ज़ाम में कि बांस क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा ये एक क्या कहते हैं, वृक्ष है। क्या है? ये एक वृक्ष है। दूसरा आपको दे दिया जाए ये घास है। तीसरा आपको दे दिया जाए यह जो है क्या कहते हैं कि वेजिटेबल है। आपको दे दिया जाए फल है। तो क्या आपको बताएंगे सही आंसर? तो ज़्यादातर लोग इसे वृक्ष लगा देंगे, जबकि ये घास है। तो ये ग्रास कैटेगरी में आता है टैक्सोनॉमिकली, ठीक है। वर्गीकरण के हिसाब से जो इसका विभाजन हुआ वो कहाँ पर हुआ है? वो घास में। तो वो जो बांस है, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया बोल्ड प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? तो किसने लॉन्च किया ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो खादी प्रोजेक्ट बोल्ड टू बूस्ट ट्राइबल इनकम, तो ये खादी एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है केवीआईसी, एक्चुअली इसने लॉन्च किया है। किसने? केवीआईसी। केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। समझ में आया? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। और इसके अभी प्रेजेंट चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए केवीआईसी का गठन कब हुआ था। तो 1956 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में विशेषकर खादी को आपको प्रमोट करना है और खादी के साथ साथ ग्रामोद्योग यानी ग्राम पर आधारित जो उद्योग हैं उनको प्रमोट करने का ये आयोग बनाया गया था 1956 में। क्लियर है? और ये गांधीइज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि गांधी जी खादी और ग्राम उद्योग पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, उनके विकास पर। ठीक है, तो केवीआईसी ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट का नाम है बोल्ड। और बोल्ड क्या करेगा? देखो यहाँ पर लिखा केवीआईसी ऑन संडे इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोजेक्ट नेम्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। अब समझिए इसका बोल्ड बी से हो गया बैम्बू, ओएसिस का मतलब होता है बाग, ठीक है। ओएसिस का मतलब बाग, ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, लैंड मतलब भूमि और ड्रॉट मतलब जो सूखा, यानी जो सूखा ग्रस्त इलाके हैं या सूखा से प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं उन वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। वहाँ पर क्या किया जाएगा? बांस की खेती की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि जहाँ पर सूखा हो रहा है वहाँ पर बांस की खेती करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? जाहिर सी बात है कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जो वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि जो बांस होता है वो क्या करता है? वाटर लॉगिंग को वो क्या करता है? वाटर रिचार्ज में बहुत बड़ा फ़ायदा करता है। समझ में? तो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? बांस की खेती। वाटर कंजर्वेशन हिंदी में बोलते हैं जल संरक्षण। तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बांस की खेती की जाए। किसके द्वारा? कौन प्रमोट कर रहा है? बोल्ड मिशन, खादी और ग्रामोद्योग विभाग, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। क्लियर है? ये हो गया। आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। दूसरा क्वेश्चन है आज का कि टोक्यो ओलंपिक 2021 जो बस अगले महीने मतलब इसी महीने शुरू होने वाला है जुलाई में, भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? ध्वजवाहक का मतलब होता है फ्लैग बेयरर। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखो तो आप लोग इस बार देख लीजिएगा। जब भी ओलंपिक की शुरुआत उसके एक दिन पहले क्या किया जाता है कि एक संयुक्त रैली निकाली जिसमें सभी देशों के क्या होते हैं? फ्लैग बेयरर्स खड़े होते हैं। फ्लैग बेयरर्स का मतलब अपने तिरंगे झंडे को, हर देश का अपना जो नेशनल फ्लैग होता है उसको लेकर कुछ खिलाड़ी खड़े रहते हैं। तो वो जो खिलाड़ी खड़े होते हैं उनको ऑफिशियली सरकार के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है कि भैया ये खिलाड़ी है, ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। समझ में? तो जब भी ये ऐसा होता है, जो खिलाड़ी होता है बहुत ही विशेष क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत ही अच्छा जो है उसका अचीवमेंट भी होना चाहिए।
तभी उसको ये मौका मिलता है, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट करने की बारी आ रही है पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत ने इस बार किसको बनाया है ये आपको बताना है। तो मैरी कॉम एवं पीवी सिंधु दोनों कमाल की खिलाड़ी हैं। मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु एंड दीपिका कुमारी। तो आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम आपको पता ही होगा, मैरी कॉम एक बॉक्सर है, ठीक है। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन इन्होंने जीता है, 6 बार की चैंपियन है। बहुत ही कमाल की इनका जो जर्नी रही, इनकी जर्नी पर एक फिल्म ही बनी थी, क्या, मैरी कॉम। और उसके अभिनेत्री कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जी ने इनकी बायोग्राफी को सिनेमा में उतारा था, ठीक है। तो वही मैरी कॉम बॉक्सर और मनप्रीत सिंह ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है। तो हॉकी के कैप्टन और मैरी कॉम, इन दोनों को भारतीय ध्वज का जो है झंडा, भारतीय ध्वज लेकर चलना है। क्लियर है? और ऐसा पहली बार हुआ है ओलंपिक के इतिहास की भारत 2 ध्वजवाहक लेकर जा रहा है। मतलब समझ, भारत के 2 ध्वजवाहक होंगे, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में होना है, यहाँ पर जो कोई भी विजेता होगा, कौन सबसे ज़्यादा मेडल जीतेगा, ये सारी नज़र बनाए रखिएगा। आपको टेंशन में रखने की कोई ज़रूरत है, मैं रहूँगा। मैं ओलंपिक पर पूरा एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 12-13 मिनट का, जो क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ गया? देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। और आपको पता होना चाहिए ओलंपिक जो खेल होता है वो 4 वर्ष में एक बार होता है। और ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? वैसे तो शुरुआत जो हुई थी वो लगभग 700 ईसा पूर्व यानी 700 लगभग BC से शुरू हुआ था, लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक उसकी शुरुआत हुई थी 1896 से। कब शुरू हुई थी? 1896 से। तब से लगातार 2-3 बार ऊपर नीचे होकर लगातार प्रत्येक 4 वर्षों में मनाया जा रहा है, ठीक है। ये खेल का सबसे बड़ा महोत्सव है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निपुण भारत मिशन, एक नया मिशन है, निपुण भारत मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, कृषि से, शिक्षा एजुकेशन, या इकोनॉमी से? किससे संबंधित है? तो भैया ये शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। देखते हैं क्या है ये। एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्चेस निपुण भारत मिशन कि दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की? जाहिर बात है एजुकेशन से संबंधित है, इसीलिए इसे शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो द स्कीम विल इंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देंगे किसी भी, चाहे स्टेट या UPSC में, वहाँ पर ये प्रश्न सीधे बनेगा, निपुण भारत का संबंध किससे है? तो वहाँ पर ये नहीं देगा एजुकेशन, यहाँ पर सीधे ये देगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी को हिंदी में बोलते हैं बुनियादी साक्षरता तथा आंकिक योग्यता, न्यूमरेसी को बोलते हैं आंकिक योग्यता। और बुनियादी साक्षरता का मतलब आप जैसे हिंदी या इंग्लिश के लेटर को पढ़ ले रहे हैं या वर्ड्स को पढ़ ले रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ ले रहे हो, तो वही होती है फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है। और न्यूमरेसी मतलब अंक, क्या अंकों की पहचान है, जोड़ घटाव गुणा भाग पहाड़ा, ये आपको आता है कि नहीं? तो ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ावा देने के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। समझ में आया? तो अभी तक जो शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? अभी तक शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। यहाँ पर लिखा होगा तो ठीक, नहीं तो आपको पता होना चाहिए रमेश पोखरियाल निशंक। हालांकि अब इनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया, रमेश पोखरियाल निशंक की जगह अब आ गए हैं कौन? आगे क्वेश्चन है, चिंता मत करिए, तब तक आप सोचते रहिए कि कौन है। आगे वीडियो में, लेक्चर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्या की गणना करने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। निपुण स्कीम। अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? गवर्नर यानी राज्यपाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए 2 दिन पहले भारत सरकार ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की थी। 8 राज्य, तो उनमें से किसी में से एक प्रश्न बन सकता है। मैंने मध्य प्रदेश का उठाया क्योंकि मध्य प्रदेश यूपी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन बने हैं? थ्यावर चंद गहलोत, राजेंद्र विश्वनाथ जी, सत्यनारायण जी, या मंगू भाई पटेल? सही आंसर आपका क्या है? मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो चार्ज था वो किसके हाथ में था? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल, उनको एक्स्ट्रा यानी एडिशनल चार्ज दिया गया था। अब वो क्या होगा, चार्ज से उनको फ्री करके वो परमानेंट राज्यपाल बना दिया गया है मंगू भाई पटेल को MP के लिए। इसके अलावा भी जो अन्य जो राज्यपाल है उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप उसे प्लीज़ करके याद कर डालिएगा क्योंकि ये निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछा जाएगा। कर्नाटक में किसको बनाया गया? थावर चंद गहलोत, जो कि पहले सामाजिक
अधिकारिता मंत्री थे, ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे ये। अब इनको मिनिस्ट्री पद से इस्तीफा दिलाकर राज्यपाल बना दिया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक का। मध्य प्रदेश ये देख लीजिए, मंगूभाई छगन भाई पटेल इनका पूरा नाम है। मिजोरम में डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति, ठीक है, कम्भमपति, ये मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए। हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा के राज्यपाल बनाए गए। PS श्रीधरन पिल्लई त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए। सत्यदेव नारायण आर्य झारखंड के बनाए गए। रमेश बैस और हरियाणा के बनाए गए बंडारू दत्तात्रेय। आप लोग ये आठों के आठों याद कर डालिए। अब क्वेश्चन आठों पे बना देते तो बोरिंग हो जाता, इसलिए एक पे क्वेश्चन बनाकर बाकी को आपको रिवाइज करा दिया गया है। यहाँ पे समझ में आया? निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपसे एक प्रश्न पॉलिटी का पूछा जा सकता है कि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। समझ में आ गया? जो काम राज्यपाल का राज्य में है वही काम राष्ट्रपति का राष्ट्र के लिए है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है? कॉपी है, ठीक है, एक दूसरे की कॉपी है। राष्ट्रपति जो काम केंद्र के लिए करता है वही काम राज्यपाल राज्य के लिए करता है, ठीक है। हालांकि राज्यपाल को थोड़ा सा पावर ज़्यादा मिला हुआ है, वो पॉलिटी के लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल क्या होता है? किसी भी राज्य का प्रशासनिक हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां, हाल ही में, अच्छा मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या बताएं? राज्यपाल तुम पता चल गया, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी, और वहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। अच्छा ठीक है। अच्छा मध्य प्रदेश में कुल कितने राज्य नेशनल पार्क हैं? 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है। आपसे एक और प्रश्न बन सकता है, भारत में मध्य प्रदेश के अलावा सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है, वहाँ पर भी 11 नेशनल पार्क है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश में क्या क्या आपको पता है? वहाँ पे सांची स्तूप है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रायसेन जिले में है। सांची स्तूप के अलावा आपसे पूछ लिया जाता है क्या वहाँ पर भोजताल है, भोजताल जो कि भोपाल में है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। आदमगढ़ पूछ लिया जाता है, जहाँ से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ के अलावा आपसे पूछ लिया जाता है भीमबेटका की गुफा, ये भी मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर मानव जीवन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन आज का है, कि हाल ही में महान भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हुआ है, इनका वास्तविक नाम क्या है? देखिए कल से टीवी पर आपको पॉपो पॉपो चल रहा होगा, दिलीप कुमार जी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जो प्रश्न बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न यही बन सकता है कि इनका रियल नेम क्या था। तो रियल नेम इनका क्या था? यूसुफ खान। क्या नाम था? यूसुफ खान। तो यूसुफ खान से ये बन गए थे दिलीप कुमार। किसी ने इनको बोला था इस नाम से आप प्रसिद्ध नहीं हो गए या फेमस नहीं हो गए, तो इन्होंने अपना नाम रख लिया दिलीप कुमार। ज़्यादातर पुराने ज़माने में 1960-70 के दशक के जो हीरो हीरोइन रहते थे, मुस्लिम होते हुए भी उनका ज़्यादातर नाम क्या होता था? हिंदू नाम होता। जैसे मीना कुमारी, इनका वास्तविक नाम मुस्लिम नेम था, मीना कुमारी हो गई, ठीक है, और मधुबाला हो गई, ये सब मुस्लिम थी, लेकिन इन्होंने हिंदू नाम रखा क्योंकि शुरुआत में ऐसा मान्यता था कि मुस्लिम नाम रखने से पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी या और भी कोई कारण रहा होगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जो जनता है, पब्लिक है, वो सिर्फ आपके काम को देखती है। हालांकि अभी भी कुछ लोग नाम के सहारे चल रहे हैं, फिर वो अलग डिस्कशन हो जाएगी, छोड़िए, जाने दो। आपको पता होना चाहिए क्या कि दिलीप कुमार जी का वास्तविक नाम क्या था? यूसुफ खान, ठीक है। अब दिलीप कुमार जी जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर रहे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। आपको बता दें, जो क्वेश्चन बन सकता है उनके बारे में कुछ फैक्ट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था, पाकिस्तान में। और इनका जन्म कब हुआ था? 1922 में। ये पापा मम्मी का नाम नहीं पूछा जाएगा। इनकी पहली जो फिल्म थी ये पूछा जा सकता है। पहली फिल्म थी ज्वार-भाटा। समझ में आया? पहली फिल्म जो थी ज्वार-भाटा। हालांकि इनकी पहली सफल फिल्म जो होगी वो जुगनू होगी। हालांकि सफल पफल नहीं पूछेगा, सबसे पहले यही पूछेगा इनकी पहली फिल्म क्या थी। तो ज्वार-भाटा पहली फिल्म थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। जो अवार्ड जो पूछा जाएगा वो क्या? ये लास्ट के दो। दादा साहब पुरस्कार, जो कि सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, किसी को दिया जाता है, वो इनको 94 में मिल गया था। और भारत का जो सबसे बड़ा नागरिकता पुरस्कार होता है, भारत रत्न, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, ये इन्हें 2015 में मिला था, ठीक है। तो 2015 में इन्हें 2 पद्म विभूषण मिला है और अभी भारत रत्न नहीं मिला है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1994 में मिला था। पहली फिल्म कौन थी? ज्वार-भाटा। ये इतना आपको पता होना चाहिए दिलीप कुमार साहब के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6, हाल ही में फिशिंग सेक्टर के लिए, यानी मत्स्य
क्षेत्र के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए यानी टेक्नोलॉजिकली असिस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? मत्स्य सेतु, मत्स्य सेवा, मत्स्य विकास या मत्स्य साधन। देखिए यहाँ पर मैंने सब मिलता जुलता नाम रखा ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही आंसर क्या होगा? मत्स्य सेतु। तो मत्स्य सेतु एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सरकार ने भारतीय एक्वा किसान का मतलब होता है जो फिशिंग क्षेत्र में लगे हुए लोग होते हैं उनको एक्वा फार्मर्स बोलते हैं, वही हो गए एक्वा किसान। एक्वा किसानों के लिए मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है। अच्छा, किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया। हालांकि अब गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय चेंज कर दिया। गिरिराज सिंह अब क्या हो गए हैं? ये पंचायती राज मिनिस्टर हो गए हैं। कौन हो गए हैं? पंचायती राज मिनिस्टर। अभी जो कल डेटा आया था, पंचायती राज मंत्री हो गए हैं। पंचायती राज मंत्री पहले किसके हाथ में थी? पहले ये जो है क्या कहते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी के हाथ में थी। अब उनसे लेकर ये पोर्टफोलियो गिरिराज सिंह जी के हाथ में दे दी गई है। फिलहाल ये क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या है मत्स्य सेतु? मत्स्य सेतु का काम क्या होगा? सीधी सी बात है, एक्वा किसानों को ताज़ा पानी की जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने, वही अच्छी बातें हैं, कुछ सब नहीं पूछेगा, केवल आपको पता होना चाहिए मत्स्य सेतु। ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय गठित किया? ये निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछा जाएगा। एक नई मिनिस्ट्री लॉन्च की गई है। ठीक है, पशुपालन मंत्रालय नहीं तो होगा नहीं, अभी पिछले में ही देख लिया था। सहकारिता मंत्रालय, खनन मंत्रालय या कोयला मंत्रालय? ठीक है, पशुपालन मंत्रालय मतलब एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, सहकारिता मिनिस्ट्री यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, खनन यानी माइनिंग मिनिस्ट्री, कोयला मतलब कोल मिनिस्ट्री। सही आंसर क्या है? सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ये भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है और इसके पहले जो मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? श्री अमित शाह जी बने हैं। कौन बने हैं? अमित शाह जी। अब कहेंगे अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, तो कोई बात नहीं, इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। अभी हो सकता है आगे चलकर किसी को परमानेंट बना दिया जाए। अभी फिलहाल जो सहकारिता मंत्रालय किसके हाथ में मिला, किसको दिया गया है? अमित शाह जी को मिला है। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह जी बने हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? देश के अंदर कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना है। कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है भैया, इसको सीधे सीधे बोला जाता है सहकारी मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन। सहकारी का मतलब होता है, आप समझिए, मिलजुल कर। अब जैसे एक एग्जांपल्स देते हैं, सहकारी कृषि, आप लोगों ने नाम सुना हो, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि क्या होती है भैया? जैसे आप बता दें, ये मान लो खेत हैं, बहुत बड़ा टुकड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सारे पट्टे हैं ऐसे, अलग अलग छोटी बड़ी ऐसे बहुत सारे यहाँ पे खेत हैं। अब मान लीजिए इतना खेत ये बटा हुआ, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली अगर खेती करेगा तो उतना जो है ईल्ड यानी उपज उसको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ मेड़ बांधना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पानी ले जाना है, तो बड़ी समस्या होती है। इसलिए क्या होता है कि सहकारी कृषि में क्या होता है, आप पूरी भूमि को एक पट्टा मान लेते हैं, जो जिसकी ज़मीन जितनी होती है उस अनुपात में उसका बंटवारा हो जाता है और सब मिलजुल कर एक चीज़ उगाई जाएगी और सभी तरह के उसमें जो भी इनपुट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दिए जाएंगे और बाद में जो उत्पादन होगा उसके लाभ को अनुपात के हिसाब से बांट लिया जाएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है, इससे जो है उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यील्ड इंक्रीज होती है। तो ये हो गई सहकारी कृषि। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ये मंत्रालय बनाया गया है। समझ में आ गया? तो ये आज का 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में तीसरा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा हुई है। ये कहाँ बनाया जाएगा? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर या ईडन गार्डन कोलकाता? सही आंसर क्या है? सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। ये देश का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का नंबर 1। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, उसका अभी वहाँ पर क्रिकेट खेला गया था, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ पर है? गुजरात, अहमदाबाद में है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला डे नाइट क्रिकेट आयोजित हुआ था, टेस्ट। और दूसरा कौन हो जाएगा अब? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब विश्व का तीसरा क्यों? अगर विश्व का दूसरा पूछा जाए तो कौन होगा? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन जो कैबिनेट हुई थी,
इसके फेरबदल में यानी रीशफलिंग में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो अनुराग ठाकुर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब के सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या बनाया गया है? नया एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उनको हटाकर अब ये जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी को दी गई है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर बनाए गए थे। एक तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह ही बन गया था, क्योंकि जो है 43 नए मंत्री को देख रहे हैं, 43 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री, 28 राज्य मंत्री शामिल थे। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 9 महिला मंत्री भी शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेट में दर्द हुआ होगा थोड़ा सा कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। पहले देखो, कैबिनेट मंत्री की बात कर लेते। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री यानी स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हालांकि एक तरह का राज्य मंत्री ही होता है, लेकिन इसको तीसरी कैटेगरी में रख देते बेहतर है। तो पहली हो गई क्या? कैबिनेट मिनिस्ट्री, दूसरी हो गई स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा हो गए स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। स्टेट्स मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र मंत्री। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो समझिए, वो अब जैसे कि मान लीजिए कोई अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, इसका मतलब उसके अंदर जितने भी विभाग होंगे वो उसका हेड होगा। समझ में? सभी विभागों का हेड होता है कैबिनेट मिनिस्टर। राज्य मंत्री जो होते हैं वो हेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? कैबिनेट के नीचे होते हैं। समझ में आया? एक तरह से असिस्टेंट की भूमिका होता है। तो 2 तरह के राज्य मंत्री होते हैं, एक जो कैबिनेट के नीचे काम करेंगे और एक जो कैबिनेट से फ्री होकर काम करेंगे। जो कैबिनेट से फ्री होकर काम करेंगे उनको कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। समझ में? यानी एडिशनल चार्ज दिया गया है, इनका किसी कैबिनेट से संबंध नहीं है। क्लियर है? इनकी रैंक स्टेट मिनिस्टर की रहेगी, लेकिन ये एडिशनल इनको चार्ज दिया गया है। और बाकी जो दूसरे मिनिस्टर होंगे स्टेट मिनिस्टर, वो कैबिनेट के नीचे काम करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर 5 विभाग हैं। कितने? 5 विभाग है। कौन कौन है आप मत जानिए, अभी के लिए इतना समझिए, 5 विभाग है। ठीक है, मान चलो एग्जाम्पल देते। एक हो गया जैसे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, दूसरा हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तीसरा हो गया क्या कहते हैं कि पब्लिक इंटरप्राइज डिपार्टमेंट। ऐसे करके 5 जो है डिपार्टमेंट होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो 5 विभागों का क्या होगा? हेड होगा। समझ में आ गया? जो कैबिनेट मिनिस्टर। और जो मान लीजिए वित्त राज्य मंत्री बनाया गया, जिसे फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर बनाया गया, उनमें से किसी भी विभाग का अध्यक्ष नहीं होगा। वो सिर्फ क्या होगा? वो कैबिनेट की इसी जो हेड है यानी कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करेगा, सहयोगी के रूप में। अच्छा, दूसरी बात क्या हो गई? दूसरा, जैसे एक मान लो बनाया गया ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन बनाया गया? ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब क्या होगा? इसमें जो मंत्री होगा स्वतंत्र प्रभार, यानी कि ये स्टेट मिनिस्टर होंगे, ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो, वहाँ पर स्वतंत्र प्रभार लिखा रहता है। ठीक है, वो कैबिनेट से नीचे रैंक रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आपको समझ में आया होगा। कैबिनेट का मतलब हो गया ये बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है, इसमें जो भी इसके डिपार्टमेंट आएंगे वो सारा उसका हेड होगा, और राज्य मंत्री असिस्टेंट होंगे एक तरह से, और दूसरा असिस्टेंट जो नहीं होगा वो स्वतंत्र प्रभार होगा। तो कुल मिला के 15 कैबिनेट मिनिस्टर और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। मैंने आपकी मंत्रालय की कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर अटैच कर रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप इतने कम से कम, अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिर राज्य मंत्री, कुल मिला के 81 मिनिस्टर हैं, आप याद नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, याद करोगे तो भूल जाओगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको कैबिनेट मिनिस्टर याद रखना है। क्या? कैबिनेट मिनिस्टर याद रखना है। और जो ध्यान दीजिए, एग्जाम में वही पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है, और जो चर्चा में रहता है मैं आपको रोज़ अपडेट करा ही देता हूँ। जब भी कोई स्कीम आएगी, जाहिर सी बात है कोई ना कोई मंत्री लेकर आएगा, तो उस मंत्री के नाम उसी समय याद कर लीजिए। तो स्कीम से रिलेटेड याद करोगे तो बेहतर रहेगा, तो और जल्दी याद हो जाएगा। अभी के लिए जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर राजनाथ सिंह जी कौन है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी को यहाँ पर कौन है? होम अफेयर्स और कोऑपरेशन यानी सहकारिता। नितिन जयराम गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर। नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री यानी जनजाति विकास मंत्री। स्मृति ईरानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसे करके जितने भी मंत्री हैं सबका जो है यहाँ पर लिस्ट है, आप इसे चाहे तो देख सकते हैं। 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन सबको देख लीजिएगा। और जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो नए वाले हैं वो जरूर देखें। जैसे कि आपको बता दें, ये अमित शाह जी का हो गया, ये जो मैं टिक लगाता हूँ उसको नोट कर लीजिएगा।
वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। एक ये हो गया यहाँ अमित शाह जी, इसके अलावा अर्जुन मुंडा जी, ठीक है, इनको ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया है, और इसमें से मुझे नहीं लगता जो पूछा जाएगा। अगला लिस्ट देखते हैं। अगले लिस्ट की बात करें तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। और सर्बानंद सोनोवाल जी, ये नए हैं, पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब इनको केंद्र की कैबिनेट में जगह दी गई है। इनको शिपिंग एवं वाटरवेज यानी जहाजरानी मंत्रालय और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय भी दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, ये इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर बनाए गए हैं, जो पहले थावरचंद गहलोत थे, अब राज्यपाल बना दिए गए कर्नाटक के। तो वीरेंद्र कुमार जी, ये 3 ही आपको पता होना चाहिए, 3 तो 5 हो गए। अगला याद होना चाहिए जो आपको गिरिराज सिंह जी याद होना चाहिए, क्योंकि ये पहले पशुपालन मंत्री थे, अब क्या हो गए हैं, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हो गए हैं, ठीक है। ज्योतिराज सिंधिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हुए हैं, नई एंट्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। और हाँ, आरपी रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, ये स्टील मिनिस्ट्री बनाए गए हैं, ये भी नए हैं। अश्विनी वैष्णव जी, ये रेल मिनिस्टर बनाया गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेल मंत्री बहुत पूछता है, ठीक है। और पशुपति पारस, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि ये खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं। किरण रिजिजू, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉ मिनिस्ट्री बनाए गए हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री यानी कानून एवं न्याय मंत्री, पहले ये श्री रविशंकर प्रसाद पोर्टफोलियो संभालते थे। और हरदीप सिंह पुरी, इतना आपको पता होना चाहिए, ये न्यूली अपॉइंटमेंट है, ठीक है। बाकी के जो है, और बाकी जो मैं PDF में लगा ही देता हूँ, कोई टेंशन ने बात नहीं, सारा आपको मिल जाएगा। तो ये आज का क्वेश्चन था। कल हम बाकी अब रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा PDF इकट्ठा करके रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, एग्ज़ाम सभी होने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।